इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केरला के दौरे पर वो पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केरला का नाम बदलकर केरलम किए जाने का फैसला मलयाली लोगों के लिए एक खुशी का पल है। मेरे मलयाली भाइयों और बहनों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। मलयाली संस्कृति के अनुसार ये खूबसूरत राज्य को उनका उचित नाम मिला है। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोची में रोड शो भी किया। वे जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित करीब 300 मीटर लंबे रोड शो के दौरान उन्होंने कार की सनरूफ से लोगों का अभिवादन किया है। इसके बाद ही यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 10,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। भी एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। अखिल केरला धीवरा सभा आज अपनी 50th एनिवर्सरी मना रही है। पिछले 50 ईयर्स से ये संगठन फिशरमैन समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर काम कर रहा है। 50 ईयर्स की इस यात्रा में आपका परिश्रम जुड़ा है, आपका सेवा भाव जुड़ा है। मैं इस शुभ अवसर पर केरलम के सभी फिशरमैन साथियों को, धीवरा सभा के सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो शंकराचार्य स्वामी अवियुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लखनऊ में शंखनाद कर गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध का शंखनाद किया। आपको बता दें कि आशियाना के कांसीराम स्मृति सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, धर्मचार्य और समर्थक मौजूद रहे। इस मौके पर गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के समर्थन में दर्जनों सनातनी महिलाएं एकत्रित हुई। इस दौरान महिलाओं ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाते हुए आंदोलन को और मजबूत देने का आह्वान किया है और कहा है कि सनातन संस्कृति में गौ माता का विशेष स्थान रहा है, लेकिन वर्तमान समय में लोग इससे दूर जाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ में शुद्धता और परंपराओं का पालन जरूरी है। साथ ही उन्होंने लोगों से गौ संरक्षण के लिए आगे आने की अपील भी की है। गौ, गंगा और गायत्री भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। मुक्तेश्वरानंद महाराज लखनऊ में आए हैं। गौ संरक्षक अभियान 3 दिन के लिए चलाएंगे। सर, आज आप यहाँ पे आए हुए हैं और 3 दिन के लिए गौ प्रतिष्ठा जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, ठीक है? आप भाई कोविड का पालन करो, थोड़ा दूर से बोलो। गाइडलाइन आई है, जानते नहीं हो? वही चीज बताना है नहीं। 3 गौ प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरह से कार्यक्रम किया जा रहा है, उसका क्या कुछ विरोध किया जा रहा है जो आपको आज प्रोग्राम नहीं करने के लिए? ऐसा है कि जिसको जो करना होता है वो करता है, जिसको आगे जाना है वो आगे जाता है, जिसको रोकना है वो रोकता है। तो हमको आगे जाना है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, और जिसको रोकना है वो रोकने का प्रयास करेगा। जिसमें बल होगा वो आगे बढ़ जाएगा। सर, गौ माता के लिए जिस तरह से आप अभियान चलाने जा रहे हैं, लेकिन ये देखा गया कि उसी को लेकर आपके कार्यक्रम को रोकने के लिए तमाम शर्तें रखी गई, 26 गाइडलाइन जारी की गई थी। इसी से प्रमाणित हो जाता है, ये सर्टिफिकेट है। 26 शर्त जो है वो सर्टिफिकेट है कि हम गाय की रक्षा नहीं होने देंगे, कर लो कितनी कोशिश करते हो। इसका मतलब युद्ध बिल्कुल सही जगह पर शुरू हुआ है। अगला भी डिटरमाइन है कि हम नहीं रक्षा करने देंगे, और ये लोग भी डिटरमाइन है कि हम तो करेंगे ही करेंगे। एकदम सही युद्ध है। अगर चारों मान के जिस तरह से ये कार्यक्रम नहीं करने दे, उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य यही है कि कहीं हमारी पोल न खुल जाए। जो ढोंग डतूरा हमने फैलाया है जनता के बीच में कि हम बड़े सन्यासी हैं, हम बड़े यति हैं, हम बड़े हिंदू हैं, हम बड़े गौ भक्त हैं, तो वो सब कलई खुल न जाए, यही डर है। और काय का डर है? जिस तरह से गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, ये यात्रा जब निकलेगी, जिस तरह से अभी इतनी तरह की आपत्ति लोग जता रहे हैं, तरह 26 तरह की गाइडलाइन, आगे ये माना जा रहा है कि जब आप जो अभियान करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें ना हो जिसकी वजह से आप किस तरह से ये अभियान चलाएं। ऐसा है कि जो गाइडलाइन पालने योग्य होगी वो तो हम लोग पालन करेंगे, लेकिन जो अव्यवहारिक होगी
उसको कैसे पालन कर सकेंगे, इसलिए वो तो नहीं पालन आज यहाँ से क्या संदेश देंगे, क्योंकि कहा गया है उस गाइडलाइन में ये भी बताया गया कि इस तरह के भाषण जैसे नहीं देना है राजनीतिक लेके, तमाम मुद्दों को लेकर। ठीक है, जितना पालन कर सकेंगे कर लेंगे। नाम नहीं लेना है ना, नाम नहीं लेंगे, लेकिन नाम नहीं लेंगे तो क्या पता नहीं चलेगा व्यक्ति को। ये वो कह के भी तो काम चला सकते हैं। अगर हम अभी इन लोगों को कहें कि इसको मारो, आपका नाम तो नहीं लिया, आपको मार पड़ जाएगी कि नहीं? नहीं, ऐसा कहिएगा। हम कहें इनको प्रसाद दो तो आपको प्रसाद मिल जाएगा कि नहीं? इसलिए नाम लेने को मना कर दिया। नाम नहीं लेने पर भी काम हो जाएगा, जितना की क्या बात है। संदेश जो है वो नाम लिए वगैरह कहने का मतलब है कि तरीके तो कुछ भी हो ही सकते हैं। ये तू डाल डाल मैं पात पात कहावत है पहले से, तो ज़्यादा कोई करता है तो उसका रास्ता निकल जाता है। बहुत सारे असुरों ने, दानवों ने तरह तरह की शर्त रखी। कहा था ना हिरण्यकशिपु ने कि मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं ऊपर ना मरूं, मैं नीचे ना मरूं, मैं मनुष्य से ना मरूं, मैं पशु से ना मरूं, मैं इससे ना मरूं, मैं लेकिन मारा गया कि नहीं? तो शर्तें थोड़े किसी को बचा पाती हैं। वो तो जाना ही जाना है, शर्तों से रक्षा नहीं होती है। रक्षा जो है वो सदाचार से होती है। वो सदाचार आपका कहाँ है, वो दिखाइए। ये था हमारे साथ महाराज जी, इनका साफ तौर से कहना है कि देखिए इस तरह से यहाँ पे वो कार्यक्रम में अभी जो है वो अपने जो कार्यक्रम में आएंगे लोग, उनको तमाम तरह का संबोधन देंगे। कहा इसी के साथ मैं आशीष इंडिया दिखाऊँ। शंकराचार्य जी ने जो धर्म युद्ध का ऐलान किया है, उस धर्म युद्ध में हम लोग उनके साथ हैं। ये सत्य और न्याय की लड़ाई है। भैया फोन पीछे कर लो। लड़ाई में ये मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा घोषित किया जाए। गाय को जो है लगातार गाय प्रदेश में कट रही है, गाय का मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाउस में गाय को काटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शंकराचार्य जी की मांग नहीं मान रही है और शंकराचार्य जी की आवाज दबाना चाहती है। हम यहाँ पर कहने आए हैं कि कोई भी ताकत शंकराचार्य जी की आवाज को दबा नहीं सकता है। सर 2027 में इस मुद्दे को लेके 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के बाद वह गाय को राष्ट्र माता का दर्जा घोषित किया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान है। समाजवादी पार्टी शंकराचार्य जी के धर्मयुद्ध का समर्थन करती है। देखिए इतना हमारे पास समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा, जिनका साफ तौर से कहना था कि समाजवादी की सरकार आते ही गौ माता को राज्य का दर्जा दिया जाएगा और राष्ट्रीय का दर्जा दिलाने के लिए हम इसकी मांग करेंगे। कैमरा में आशीष के साथ मैं राशिद तारिफ, इंडिया हाउस, लखनऊ। गाय माता को राष्ट्रमाता और राजमाता का दर्जा देने के लिए जहां शंकराचार्य आज जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं पे हमारे साथ अग्निहोत्री जी हैं। सर आज यहाँ पे राजमाता को, गाय को राजमाता का दर्जा देने के लिए मांग की जा रही है। आप यहाँ पे आए, यूजीसी को भी लेकर आप सरकार के खिलाफ दिख रहे थे, आज यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं देखिए, गैर सनातनी सरकार है केंद्र में, तो आपको गैर सनातनी पक्ष पूरा जग जाहिर हो जाता है। आज भी जैसे देखिए कि कई लोगों ने बताया है कि यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था का प्रबंध किया जाएगा तो उसमें पैसा वसूला जाएगा, तो ये तो एक तरीके से मुझे लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए सनातनी लोगों को अब जजिया देना पड़ेगा अपने ही देश में। और दूसरा जो गौ माता का जो विषय है, हमें गाय हमारी जो माता है इसको राष्ट्रीय माता का दर्जा देते हुए जो भी जितना भी विषय हो सकते हैं उनके संरक्षण के लिए करा जाना चाहिए। आप देख रहे हैं गौशालाओं में 24 गायों का, मैं बरेली में था, 24 गायों की आप देखिए उनका मतलब मर जाती हैं, उनका किस तरीके से उनका संरक्षण किया जा रहा है इन गौशालाओं में। तो ये सब मुझे तो लगता है गौशालाओं को इस तरीके से अगर संरक्षण कर रहे हैं तो संरक्षण नहीं है, एक उनको मृत्यु के लिए गौशालाओं में धकेला जा रहा है। एक प्रॉपर उसकी योजना बननी चाहिए किस तरीके से कि गायों का जो गौशाला में उनका वध ना हो या मारी ना जाए, क्योंकि स्वयं में भूखे बिना इलाज के मारी जा रही हैं। अब बरेली का प्रकरण देख लीजिएगा, करीब 11-12 जनवरी के आसपास का, मुझे डेट नहीं याद है, 24 गायें मारी गई थी। सर ये देखा गया है सनातन की बात और गाय की बात जहाँ सरकार करती है, लेकिन सनातन के दो धड़ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये कार्यक्रम होने जा रहा था, उसको 26 जो मांगे हैं वो दी गई थी कि इस तरह की चीज़ें होना चाहिए, अगर पुलिस लगाई जाएगी सुरक्षा व्यवस्था, उसका भी पैसा महाराज देंगे। उसके बाद में अगर कोई राजनीतिक बात की गई तो उसी टाइम परमिशन निरस्त हो जाएगी। ये सब चीज़ें आप किस तरह से देख रहे हैं? थोड़े दिनों में आप देखें सनातनी समाज हम लोगों पर जजिया लागू होने वाला है। जो काम मुगल सरकार ने नहीं कर चुकी इस बार करी, ये कह रही है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो एक तरीके से जजिया लागू हो चुका है। अब आगे देखिएगा पूरे देश का जो समाज देख रहा है
इनसे जो है आगे आने वाले चुनाव में इनको पता चल जाएगा। सरकार तो कहती है शंकराचार्य, इनको कहना भी नहीं चाहिए, और जिस तरह से कोर्ट के भी आदेश थे इसको लेके क्या कहेंगे, क्या इनको एक टारगेट किया जा रहा है? नहीं देखिए, मैं बरेली में ही बहुत बड़ा आला हजरत का उर्स हुआ था, मुझे लगता है 18, 19, 20 अगस्त के आसपास। वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आए थे। वहाँ ऐसा कोई, वहाँ 4-4, 5-5, 6-6 जिलों की पुलिस लगी थी। तो ये सरकार ये बताए तो एक तरीके से वहाँ जो उर्स हुआ था उसमें कितना पैसा चार्ज किया गया था बताए। जो यहाँ पे जो है हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी से पैसा है जो जजिया के रूप में शुल्क, जो सुरक्षा के नाम में शुल्क वसूला जा रहा है, तो मुझे बताए कि ये जो गैर सनातनी जो लोगों से अगर कोई शुल्क नहीं मांगा जा रहा तो हमसे क्यों मांगा जा रहा है? तो इसका मतलब एक तरीके से हमें जजिया देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। देखिए, ये थे अलंकार अग्निहोत्री, ये बरेली के जो है पूर्व मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने यूजीसी के बाद में कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया था। अब ये समर्थन करने के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। कहीं ना कहीं देखिए, गाय जो है उसको राजमाता और राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी पूरी तरह से देखने को मिले। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वेस्ट, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, कानपुर के गुजैनी थाना क्षेत्र में रामगोपाल चौराहे पर एक युवक को दबंग ने अपनी कार से घसीट दिया। जानकारी के अनुसार युवक कार के ड्राइवर विंडो में फंस गया और करीब उसे 100 मीटर तक घसीटा गया। पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना जो है कैद हो गई है। जब लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने डिबेट की शुरुआत की। रविशंकर प्रसाद ने अविश्वास प्रस्ताव को एक व्यक्ति के अहम की संतुष्टि के लिए लाया गया प्रस्ताव बताया है और कहा कि विपक्ष के नेता पद की एक गरिमा होती है। आपको बता दें कि एलओपी को उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता कभी प्रधानमंत्री को गले पड़ जाते हैं तो कभी आंख मारने लगते हैं। बीजेपी के सांसद और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे एक गाना याद आ रहा है, लड़का आंख मारे। उन्होंने कहा कि जब से संविधान आया है तब से 1977 तक विपक्ष का नेता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तब विपक्ष का नेता बनाया गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यहाँ वाईबी चौहान का एक पीएम के तुरंत बाद भाषण हुआ है, ये परंपरा हमने शुरू की थी। तो अमेठी में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है। विभाग ने नया कनेक्शन देने के बाद विद्युत पोल लगाना भूल गया, जिससे बिजली की लाइन पेड़ और रेलिंग के सहारे 200 मीटर तक चलती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय उपभोक्ताओं ने इस एक खतरे की शिकायत बताते हुए जिसके बाद बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया है। विद्युत विभाग की इस लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शिकायत मिलने के बाद आपको बता दें, अधिकारियों ने आईजीआरएस पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू करी। तो लखनऊ में 21वीं रमजान के अवसर पर हजरत अली की याद में एक गमगीन माहौल वाला ताबूत जुलूस निकाला गया। जुलूस में हजारों रोजेदारों ने भाग लेकर ताबूत की जियारत की और इमाम की शहादत को याद किया। जुलूस में महिलाएं, बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी शामिल हुए और सभी ने इमाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ताबूत नजफ से निकलकर बुनियाद बाग, कचरा चौराहे, मसूर नगर, इसी के बाद आपको बता दें डुरियागंज, हैदरगंज और एडवरी चौराहे होते हुए करबल पहुंचे। जुलूस की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। वहीं घरों की छतों पर भी पुलिस ने जवान तैनात रखे। तो लखनऊ के कृष्णानगर में 13 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत ने नागरिकों और सिविल सोसाइटी में गहरी चिंता जो है वो पैदा कर दी है। नागरिकों ने लखनऊ पुलिस आयुक्त एसआई हजरतगंज सुधाकर सिंह को ज्ञापन सौंपकर मुख्य आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन में पुलिस की आकस्मिक गोलीबारी वाली रिपोर्ट पर सवाल भी उठाए गए हैं। परिवार को गुमराह करने और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर की गई है।
पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक रिपोर्ट और सार्वजनिक करने, इसी के साथ सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने और नाबालिग तक रिवॉल्वर कैसे पहुंची, जिसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी या एसआईटी से कराने की भी मांग यहां पर उठ रही है। तो कासगंज में वेतन ना मिलने से नाराज सफाई कर्मी पानी की टंकी पर चढ़ गया। ये मामला विकास भवन परिसर का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस तरीके से सफाई कर्मी को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे वो आहत होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। जिसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, उन्होंने किसी तरह सफाई कर्मी को नीचे उतारा। जल्द ही उसका वेतन दिलाने का आश्वासन भी दिया है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि कर्मचारी की पहले नोटिस भेजा गया था, लेकिन किसी ने उसे ये गलत जानकारी दे दी कि उसकी नौकरी खत्म कर दी गई है। इसी वजह से वह आहत होकर पानी की टंकी पर चढ़ गया। फिलहाल उसे समझाकर नीचे उतार लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पिछले 4 महीने से मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं तुमरिया के प्रधान। 4 महीने से मुझे वेतन भी नहीं मिला अभी तक। क्या किसी को उन्होंने साइन नहीं की तो वेतन नहीं मिला, और हर महीने 10,000 रुपये मांगते हैं। मैं कहाँ से दूँ? आश्वासन नहीं दिया, उसकी बात सुनने के लिए उसको मैं बुलाया। उसे लगा होगा कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही। ग्राम प्रधान से उसका कुछ झगड़ा चल रहा था, जिसके क्रम में प्रधान द्वारा कल शिकायत की गई थी डीपीआरओ के यहाँ। डीपीआरओ ने इसको एक नोटिस जारी किया था, लेकिन कुछ लोगों ने गलत इसको सूचना दे दिया फ़ोन पे कि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसलिए थोड़ा वो आहत होकर के उसकी बात नहीं सुनी गई और निलंबित किया गया, चढ़ गया, जो गलत बात है। मैं आप लोगों के सामने ही गया था, उसको बुलाने पर तुरंत नीचे आया, उनकी बात सुनी, उनको बताया कि अभी सस्पेंड नहीं हुई, उसको में जांच कराएंगे। और प्रधान के विरुद्ध भी कुछ शिकायतें कर रहा था, तो दोनों पक्ष के शिकायत प्राप्त होने पे उनकी जांच कराई जाएगी, तो आगे कार्रवाई किया जाएगा। जी, हमारे संज्ञान में भी अभी आया है कि हमारा एक कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़ गया था, जिसमें जब जानकारी की तो हमें पता चला कि इस कर्मचारी को इसके प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा काफ़ी लंबे समय से परेशान किया जा रहा है। अपने घर के व्यक्तिगत कार्य कराए जा रहे हैं और उनके मना करने पर इसे जासूचक गालियाँ और मारने पीटने तक की घटनाएं सामने आई हैं। तो हमीरपुर में राजपूत करनी सेना ने सामान्य वर्ग के छात्रों के मुद्दों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उप जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन में नई शिक्षा नीति और आरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चिंता जताते हुए सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों की रक्षा की मांग की। तो आपको बता दें किस तरीके से यहां पर यूजीसी के कानूनों को लेकर यूजीसी रोल बैक के नारे लगाते हुए लोग नजर आए। यहां पर छात्रों के हितों की रक्षा की मांग यहां पर उठाई है। हमीरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चिंता यहां पर जताई है और करनी सेना ने यहां पर इस पूरे मामले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे सैन्य युद्ध और बढ़ते तनाव के बाद बिहार के भोजपुर में इसका असर जो है वो देखने को मिला है। अफवाहों के बीच शहर में रसोई गैस को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। उपभोक्ता गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों में पहुंच रहे हैं। वहीं हालात ये हैं कि कई जगहों पर लंबी लाइन लग गई है और लोगों में गैस खत्म होने का डर साफ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से रसोई गैस को लेकर इन दिनों अजीब स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है पूरी तरीके से। तो ये भी एक प्रकार से यूँ कहें कि इस तरीके की जो स्थिति पैदा हुई है कहीं ना कहीं। चलिए अब आपको सीधे लेके चलते हैं उत्तराखंड के विधानसभा गैरसैंण, जहां पर बजट सत्र चल रहा है और मंत्री रेखा आर्या आखिरकार क्या कुछ कह रही हैं विधानसभा के अंदर, आपको लेके चलते हैं और सुनाते हैं। लेकिन इसकी हिस्ट्री में क्या रहा है वो आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगी। प्रथम बार वर्ष 2009 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 181 23/2/2009 के द्वारा जनपद चमोली के स्थान नौरख पीपल कोटी में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा की घोषणा की गई।
उक्तानुसार की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु ऊर्जा विभाग उत्तराखंड शासन से खेल विभाग को 1.495 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग के पक्ष में दिनांक 9 अप्रैल 2010 को हस्तांतरित हो गई। सेमलडाना पीपल कोठी में खेल विभाग को न्यूनतम पर्याप्त भूमि 6 एकड़ प्राप्त न होने के कारण खेल विभाग द्वारा स्टेडियम बनाए जाने की कार्यवाही तत्समय पूर्ण नहीं की जा सकी। वर्ष 2012 में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा की गई जो खेल विभाग से संबंधित थी, परंतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2012 में की गई घोषणा को युवा कल्याण विभाग को मिनी स्टेडियम के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानीय निवासियों के द्वारा की गई मांग के आधार पर खेल विभाग के पक्ष में हस्तांतरित 1.495 हेक्टेयर पर ही खेल विभाग द्वारा स्टेडियम अथवा खेल अवस्थापनाएं सुविधाएं बनाए जाने का निर्णय लिए जाने के उपरांत में खेल विभाग द्वारा सेमलडाना पीपल कोठी में खेल अवस्थापना सुविधा सृजित किए जाने हेतु दिनांक 26 अगस्त 2013 को रुपये 265.31 लाख का आगणन शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। इस आगणन पर शासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी। प्रेषित आगणन की स्वीकृति प्राप्त न होने तथा स्थानीय निवासियों द्वारा खेल अवस्थापना सुविधाओं की अधिक मांग किए जाने के दृष्टिगत 15 जुलाई 2014 को पुनः निम्न खेल अवस्थापना सुविधाएं सृजित किए जाने का आगणन 497.14 लाख शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, जिसमें यह अपेक्षा की गई कि मैदान का समतलीकरण किया जाए, बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाए, चैनलिंग की जाए, नालियों का निर्माण किया जाए, दर्शक दीर्घा बनाई जाए, एक वॉलीबॉल कोर्ट बनाया जाए, 2 हाई मास्ट लाइट लगाई जाए, बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाए, टेबल टेनिस कोर्ट बनाया जाए, अधिकारी कक्ष टॉयलेट बाथरूम अटैच किया जाए, 2 चेंजिंग रूम बनाया जाए, 2 स्टोर कक्ष और चतुश्रेणी या चौकीदार कक्ष इत्यादि का निर्माण कराया जाए। खेल विभाग द्वारा उक्त कार्य हेतु शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित आगणन की स्वीकृति फिर भी नहीं हो पाई। आगणन स्वीकृत न होने और वर्ष 2012 में पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा होने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 25 लाख का एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किया गया, जो मुख्यमंत्री घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान दे दिया गया, जो डीपीआर के अगेंस्ट नहीं मिला। उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि 25 लाख से सेमलडाना पीपल कोठी में संबंधित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के द्वारा मिट्टी कटाई भराई के साथ समतलीकरण का कार्य वहां पर किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी की उक्त घोषणा संख्या 2012 को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 7 अक्टूबर 2020 द्वारा खेल विभाग के स्थान पर युवा कल्याण विभाग को आवंटित कर संशोधित की गई सेमलडाना पीपल कोठी में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। उक्त स्थान पर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वर्ष 2021 में घोषणा की गई और यह घोषणा संख्या 65/2021 पीपल कोठी में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा घोषणा की गई। उक्त स्थान में फिर पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 1238/2021 में की गई विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अंतर्गत नगर पंचायत पीपल कोठी में मिनी स्टेडियम के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी की घोषणा की गई। उक्त स्थान के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुनः फिर घोषणा संख्या 79/2026 की गई सेमलडाना खेल मैदान बण पीपल कोठी दशोली चमोली का विस्तारीकरण किया जाएगा की घोषणा की गई। यानी कि यह मिनी स्टेडियम से स्टेडियम के रूप में बार बार ये घोषणा के रूप में परिवर्तित होता रहा। उक्तानुसार की गई सभी घोषणाएं सेमलडाना पीपल कोठी स्थित खेल मैदान के नाम दर्ज भूमि 1.495 से संबंधित है। उसी स्थान के कई बार की घोषणाएं की गई। वर्तमान में उक्त घोषणा युवा कल्याण विभाग को आवंटित है, परंतु जिस स्थान पर खेल अवस्थापना सुविधा का निर्माण किया जाना है वह कुल भूमि 1.495 है। वर्तमान में खेल विभाग के नाम दर्ज है। सेमलडाना पीपल कोठी के स्थानीय वासियों द्वारा की गई मांग के दृष्टिगत जनपद स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि उक्त स्थान पर खेल अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण या क्रियान्वयन खेल विभाग द्वारा ही किया जाएगा। तत्क्रम में स्थानीय वासियों और वन विकास संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा की गई मांग के आधार पर जिलाधिकारी चमोली द्वारा खेल विभाग की जिला योजना के अंतर्गत 4 दीवारी सुरक्षा दीवार हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 48.70 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई। सेमलडाना पीपल कोठी में 4 दीवारी सुरक्षा दीवार
के कार्य हेतु जिला स्तर से कार्यदायी संस्था सिंचाई खंड चमोली नामित है तथा उक्त धनराशि। तो फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।